हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी, जो टर्म्स किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए जिन टर्म्स का हम यूज करते हैं वो ये टर्म्स मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं। एक एक करके हम इन टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से होता है जो वैक्यूम में या एयर में एग्जिस्ट करता है और किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसको हम डिनोट कर देते हैं V0 या V0 से। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में या एयर में एग्जिस्ट करता है और किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड में हमने करंट फ्लो करा दी। जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा दी और सोलेनॉइड के अंदर एयर है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर कोई सब्सटेंस रख दें तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा μ0 Ni। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। इसकी ऐसा यूनिट होगी टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तीनों में से कोई भी हम यूनिट यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट टर्म है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, जब भी किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। तो इस सब्सटेंस के अंदर अब दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एयर में मौजूद है पहले से वो, और जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रोड्यूस हुआ है वो। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो सम होता है, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? तो इस मैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिनोट कर देते हैं B से। और ये किसके इक्वल होगा? एक तो आपका ये V0 है जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो एयर में एग्जिस्ट कर रही है वो, और एक मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस में इंड्यूस हो गया है, मान लीजिए उसको हम नाम दे रहे हैं Vm। तो V0 जो एयर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वो, और जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस में इंड्यूस हो गया है वो, इन दोनों का रिजल्टेंट, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी भी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, इसके बाद एक और नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी से है कि वो सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है वो V0 इज इक्वल टू μ0 Ni होती है। तो इसमें कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा सकती हैं? μ0 तो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ा दें तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी, और अगर हम I को बढ़ा दें तो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये जो Ni का प्रोडक्ट होता है, Ni, इसको एम्पियर टर्न्स बोलते हैं। इसको हम एक वेक्टर से डिनोट करते हैं, दैट इज H, और इस H को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वास्तव में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी है कि वो सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है,
और ये एन और आई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एन नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ हैं, जबकि आई उस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली करंट है। तो इसका जो ऐसा यूनिट बन जाएगी आई एम्पियर है, और ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट बन जाएगी ये बन जाएगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम इसको आई से डिनोट कर देते हैं, बुक्स में किसी और शायद कैपिटल एम से डिनोट किया गया है, क्योंकि हमने इससे पहले मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट किया था, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि जब किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब उसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, इस टर्म को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इस टर्म को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हमने पढ़ी थी, एम्पियर मीटर हुआ करती थी। एम्पियर आई इंटू एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब होता था। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, ये भी बचेगा एम्पियर पर मीटर। यानी अगर आप देखें मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, इन दो टर्म्स की यूनिट सेम है टेस्ला, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इन दोनों की यूनिट सेम है एम्पियर पर मीटर। अब जरा आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, हमने लिखा था V0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई H था, तो क्या हम लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू म्यू नॉट H। ठीक है, जब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई तो सब्सटेंस में एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ, और वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म हमने Bm लिखा, तो क्या हम Vm को लिख सकते हैं म्यू नॉट, क्योंकि ये H एबिलिटी थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, और जो सब्सटेंस ने एक्वायर कर लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये भी आई है, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर I। तो टोटल मैग्नेटिज्म कितना हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या मैग्नेटिक इंडक्शन V इज इक्वल टू V0 प्लस Vm, और V0 की जगह म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, तो म्यू नॉट कॉमन H प्लस I। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक और फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में B मैग्नेटिक इंडक्शन है, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, और I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। यानी H और I इन दोनों को सम करके म्यू नॉट से प्रोडक्ट अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद एक और नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, देखिए ये जो म्यू ज़ीरो है इट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये परमिएबिलिटी किसी और मीडियम की भी हो सकती है। तो जिस तरह से हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखा V0 इज इक्वल टू म्यू नॉट H, ठीक इस तरह से हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं V इज इक्वल टू म्यू H। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन H। तो यहाँ से एक डेफिनीशन बन जाती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। ठीक, तो इसको हम डिनोट कर देंगे म्यू से, एंड दिस इज इक्वल टू वी अपॉन एच, और वी की यूनिट होती है टेस्ला
और H की यूनिट है हमारे पास में एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, लेकिन हम इसको एक यूनिट में और कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि टेस्ला जो होता है दैट इज़ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला की जगह जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज़ न्यूटन पर एम्पियर मीटर एंड H इज़ एम्पियर पर मीटर। एम्पियर मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो परमिएबिलिटी के लिए हम एक और यूनिट यूज कर सकते हैं दैट इज़ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और इसी यूनिट का यूज़ हमने किया था जब हमने म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो की एक रिलेशन ड्राइव किया था, C इज इक्वल टू 1/√μ ज़ीरो C ज़ीरो, म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। इसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, जिस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू अपॉन म्यू नॉट। यानी किसी भी मीडियम की, किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी का अगर हम डिवाइड कर दें फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिएबिलिटी से, तो उस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। चूँकि सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है इसीलिए ये डायमेंशन लेस या यूनिट लेस रहता है। और इसके बाद एक और टर्म है दैट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, चाई एम, इसको हम डिनोट करते हैं चाई एम से। ये भी एक तरीके से एबिलिटी को डिनोट करती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लेकिन अगर आप देखें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी थी कि वो सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, जबकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये सब्सटेंस की एबिलिटी है कि वो कितना मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर सकती है। ठीक है, इसको एक इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो टीचर समझा रहा है, तो उसके समझाने की एबिलिटी ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, और जो स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है, बातों को कितना एक्वायर कर पा रहा है, ये उसकी एबिलिटी, दिस इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड की, वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और वो सब्सटेंस कितना एक्वायर कर सकता है मैग्नेटिज्म, दैट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ये इक्वल होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, इसके रेशियो के। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर हम इसके लिए एक और फार्मूला ड्राइव करें तो फार्मूला हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि अभी हमने एक रिलेशन देखा था V इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I। ठीक है, यहाँ से हम H कॉमन ले सकते हैं, तो जब H कॉमन लेंगे तो 1 प्लस I अपॉन H बचेगा। ये वाला H V के अपॉन में जा सकता है, तो जब ये H V के अपॉन में जाएगा तो ये क्या बचेगा, B अपॉन H। B अपॉन H हमने पढ़ लिया, यहाँ पर देखिए आप, V अपॉन H इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, एंड I अपॉन H को भी हमने पढ़ लिया है, दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाय। फिर म्यू नॉट को हम पहुँचा सकते हैं म्यू के नीचे, तो जब म्यू को म्यू नॉट के नीचे पहुँचाएंगे तो फिर ये टर्म क्या बन जाएगी, दिस इज़ द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। देखिए फार्मूला ड्राइव हो जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैं पूरे बोर्ड पर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास फार्मूला है मैग्नेटिक इंडक्शन V इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ
H and I. H is the magnetizing field intensity and I is the intensity of magnetization. यहाँ से हम H को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस I अपॉन H बनेगा। H को हम B के अपॉन में ले जाएंगे तो म्यू नॉट 1 और ये ससेप्टिबिलिटी बनेगी chi m and V upon H is the permeability of the material. Mu is equal to mu naught 1 plus chi m. Mu naught को हम mu के अपॉन में ले जाएंगे तो mu upon mu naught is equal to 1 plus chi m and mu upon mu naught is called relative permeability of the material. Hence, the relative permeability of the material is equal to 1 plus susceptibility of the material. तो ये जो 7 डेफिनीशंस मैंने आपको बताई, इन 7 टर्म्स को अगर आप समझ लेंगे तो जो मटेरियल को हम क्लासिफाई करेंगे 3 कैटेगरीज में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उन तीनों मटेरियल्स को बहुत आसानी से क्लासिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और किस तरह से हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें सबसे पहले है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाने पर वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। या कहें कि जब हम इनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेट से वीकली रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं बिस्मथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, वाटर। ठीक, चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इसका मतलब इनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। चूँकि फीवली या वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इसलिए ससेप्टिबिलिटी स्मॉल रहती है और नेगेटिव रहती है। तो जो मैंने आपको टर्म्स बताई थी उस टर्म से भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला था म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जब चाई एम की वैल्यू नेगेटिव लगाओगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से कम रह जाएगी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है। ये इनके एग्जांपल्स हैं बिस्मथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, वाटर एटसेट्रा। रिलेटिव परमिएबिलिटी इनकी 1 से कम होती है और ये टेम्परेचर पे, ससेप्टिबिलिटी इनकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसकी पूरी ऑरिजिन है, ऑरिजिन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना समझ सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके एटम्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक की स्पिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्लॉकवाइज है। टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर एक की स्पिन बढ़ती है क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, उसकी ससेप्टिबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर रख दिया जाए तो ये बहुत वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई हुई है, लेकिन ये बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। जैसे मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, प्लैटिनम है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। चूँकि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटाइज होते हैं तो इनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन स्मॉल होती है क्योंकि ये स्मॉल या वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। क्योंकि चाई एम की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम है। अब चूँकि चाई एम पॉजिटिव तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मोर देन 1 हो जाएगा, लेकिन ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहता है, और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसको क्यूरी लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद तीसरे तरह के सब्सटेंसेस हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर रखा जाए तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत लार्ज होती है, 1000 की ऑर्डर्स की होती है, 1000 से भी ज़्यादा इनकी ससेप्टिबिलिटी हो सकती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी 1000 से भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है इनकी वो अबव द क्यूरी टेम्परेचर पर अगर बढ़ाया जाता है तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एक्सेस ऑफ टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर के। देखिए क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और क्यूरी टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो फिर उसकी ससेप्टिबिलिटी उस एक्सेस ऑफ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको मॉडिफाइड क्यूरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था मैग्नेटिक मटेरियल्स का। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक टर्म और आती है, हिस्टेरिसिस। इसको भी आप देख लीजिए। हिस्टेरिसिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये होता है, ये डायमैग्नेटिक में नहीं होता और ये पैरा में भी नहीं होता। देखिए होता क्या है, जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे आएगा, जैसे एक सोलेनॉइड लिया और इस सोलेनॉइड को एक हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ दिया और इसमें एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी तो H की वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी 0 से मैक्सिमम होगी। और जब H की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी तो जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी बढ़ेगा। तो अगर हम एक ग्राफ पर देखें तो जिस समय हमारा ये इस तरफ V है, मान लीजिए इस तरफ H है, तो जब H 0 है, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 है, तो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी 0 है। अब H का बढ़ना शुरू हुआ तो उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ना शुरू हुआ। H बढ़ते बढ़ते मान लीजिए ये मैक्सिमम हो गया। कब मैक्सिमम हुआ, ये अल्टरनेटिंग करंट है, जब करंट आपकी यहाँ पहुँच गई, करंट मैक्सिमम हुई, H मैक्सिमम हुआ। ठीक है, लेकिन अब करंट कम होना शुरू हुई और करंट कम होते होते 0 हो गई। तो जब करंट 0 हुई तो H भी 0 हुआ। लेकिन होता क्या है, सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है। नहीं, H तो 0 हो गया लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन 0 नहीं हो पाता। ठीक, तो अब जब ये लौट रहा है H पीछे तो ये ग्राफ इस तरह से पीछे लौटता है, यानी इतना मैग्नेटिज्म इसमें रह गया चाहे भले ही H की वैल्यू 0 हो गई। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है जो सब्सटेंस में रह जाता है चाहे भले ही H की वैल्यू 0 हो जाए। फिर क्या होता है, करंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है। जब करंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन का या जो रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है वो इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वो रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर दे उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। तो ये जो रिवर्स H है ये वाला, इसको बोलेंगे कोर्सिविटी। ठीक है, फिर क्या होता है, H और बढ़ता है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। ठीक, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया H, माइनस H मैक्सिमम। तो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ने लगता है। ठीक, उसके बाद में फिर ये H कम होता है। अब H तो कम हो जाता है, H 0 हो जाता है कम होते होते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन B 0 नहीं होता। ठीक है ना, फिर कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। इसको ख़त्म करने के लिए फिर करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, फिर ये कोर्सिविटी बनती है। तो इस तरह से ये जो कर्व बनता है
इसको हम हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। हिस्टेरिसिस शब्द का वास्तव में अर्थ होता है पिछड़ना, यानी H तो 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन पिछड़ गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। तो डेफिनेशन बन जाती है द फिनोमिनन ऑफ लैगिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। इसमें दो टर्म्स बन जाती हैं, रिटेंटिविटी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लेफ्ट बिहाइंड द मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0, इसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। और कोर्सिविटी होती है द रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वो रिवर्स वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर दे, इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो इस चैप्टर में पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर हम 5th चैप्टर को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि 2021 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हटा दिया गया है, फिर भी मैंने कुछ शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताया। आने वाले ईयर्स में एक बार फिर ये सिलेबस में आ जाएंगे तो फिर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।